हम गायन के विषय में, गीतों के विषय में बहुत पढ़ते हैं तो कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि का जो गीत है क्रौंच पक्षी की करुणा के देखकर कि वो पहला गीत है। हमें भूल जाते हैं कि ऋग्वेद के सभी ऋषियों को कवयः कहा गया है, कवयः क्रांतदर्शिनः। हमारे ऋग्वेद के समस्त मंत्र भी गीतात्मक भाषा में ही है, गीतों की भाषा में। तो ये सारी चीजें हम भूल गए। क्यों? क्योंकि 1835 में मैकाले ने ये पद्धति ईस्ट इंडिया कंपनी की इनिशिएटिव पर लाया कि भारत को अगर हमेशा गुलाम बनाना है तो भारत को इसके प्राचीन से काटना होगा, उसके अंदर हीन भावना लाना होगा, और भारत में जो विकृतियां हजारों साल एक संस्कृति के चलते रहने से स्वभाव में कुछ विकृतियां, उन विकृतियों का समाधान भारत के किसी दर्शन में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पाश्चात्य दर्शन में है। यह भाव ला करके और अंग्रेजी मीडियम में सिर्फ पाश्चात्य के विज्ञान की शिक्षा होगी, भारत के मूल्यों की शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसके ग्रंथों पांडुलिपियों को ले जाकर के लंदन की म्यूजियम में रख दिया गया, उसको ट्रांसलेट करके खुद शोध किया उन्होंने, लेकिन हमको साबित कर दिया कि ये तो पूरा का पूरा वेद गडरियों का गीत है, इसमें अंधविश्वास है। इस तरह का एक भाव पैदा कर दिया गया जिससे हम हीन ग्रंथ के हो जाए। और राजा राममोहन राय जी ने दुर्भाग्य से नियत ठीक होते हुए भी उस अभियान को एक बहुत तेजी के साथ अंग्रेजों के साथ जुड़े। महर्षि दयानंद ने उस पर ब्रेक लगाने की कोशिश की कि नहीं, अपने मूल्यों को पहचानो, सीखो विज्ञान, लेकिन जाओ अपने मूल्यों की ओर, जड़ों की ओर। महर्षि अरविंदो ने यही कहा, स्वामी विवेकानंद ने यही कहा, महात्मा गांधी ने भी यही कहा जो महर्षि दयानंद ने कहा शिक्षा के विषय। पंडित मदन मोहन मालवीय ने भी यही कहा। लेकिन उन लोगों की, मनीषियों की जो संकल्पना थी उसको ठोस स्वरूप दे करके मैकाले की शिक्षा के को अंडू करके, उसको करके रूपांतरित शैक्षणिक व्यवस्था अभी तक एक फुल होलिस्टिक रूप में, समग्र रूप में नहीं आई थी। इसलिए भारतीय शिक्षा बोर्ड की जरूरत पड़ी। कृषि के बारे में अगर आप देखेंगे, खेती के बारे में, तो खेती कहां प्रारंभ हुई? तो उन्होंने खेती की भी क्रेडिट किसको दे दिया? फिलिस्तीन, बेबीलोन और आपकी जो सुमेरियन संस्कृति थी भूमध्य सागर के किनारे। उन्होंने कहा तो मेडिटेरियन की जगह से ये गए थे जो द्रविड़, जो आज द्रविड़ कहलाते हैं, उनकी स्टोरी कह रहा हूं, अपनी बात नहीं कह रहा। ये गए थे, इन्होंने सरस्वती सिंधु और नर्मदा के किनारे कुछ खेती वगैरह किया, और समुद्र से नौका पद्धति भी सुमेर से सीख कर आए थे, और बाद में आर्य आए स्टेपी रीजन से, तो उसको धकेल के उन्होंने दक्षिण भेज दिया। इस तरह का नस्ल, भाषा, क्षेत्रीय और पंथ, जिसको रिलीजन कहते हैं, धर्म में इसलिए नहीं कहूंगा, धर्म बहुत व्यापक शब्द है। पंथ, भाषा, नस्ल और क्षेत्रीय, इसके आधार पर उन्होंने हमको बांट दिया। हम एक को प्रोफेशन के आधार पर बढ़ते बढ़ते जाति व्यवस्था के निर्दयता तक पहुंच ही चुके थे, जिसका लाभ उन्होंने उठाया। ये जो कास्ट रिजिडिटी है, मैं बहुत बेबाकी से कहूंगा, ये कास्ट रिजिडिटी हमारी भारतीय संस्कृति की आत्मा नहीं है, ये विकृति है। ये जहां भी वर्णों चातुर्वर्णम मया सृष्टे गुण कर्म विभागसः, कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि गुण और कर्म के आधार पर इसका निर्माण किया, वेदों में भरा हुआ है। और प्रोफेशन, एक प्रोफेशन में जोड़ने वाले लोग ही धीरे धीरे कम्युनिटी के रूप में हो गए, और उसमें ऑक्युपेशन, परसेप्शन और मैरिज आपस में होने लगा, और धीरे धीरे ये समूह एक भिन्न से जातियों के नाम से विकसित होते गए। लेकिन उनके बीच में पहले कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, उनके बीच में कोई किसी प्रकार का शोषण नहीं था, आपस में अस्पृश्यता नहीं थी। लेकिन कालांतर में धीरे 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 कुछ विकृतियां हर दर्शन में आती हैं, जब हजारों साल चलती हैं। लेकिन उनको बताना चाहिए था कि इसका समाधान
फ्रांस की क्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी वाले सिद्धांत में नहीं है। इसका समाधान है भारत की मूल संस्कृति में, जब ईशोपनिषद में कहा गया ईशा वास्यवेदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन पुंजिता मां हृदय का सुसिद्ध। जो दर्शन मनुष्य ही नहीं, पृथ्वी के समस्त प्राणियों में भी एकात्म की बात करता हो, ब्रह्मांड के सभी घटकों में एकात्म की बात करता हो, वो संस्कृति अस्पृश्यता या जातीय वैमनस्य की क्रूरता तक कैसे वकालत कर सकती है? ये हमें दृष्टिकोण देना चाहिए था नवयुवकों को। अंबेडकर इस मामले में सतर्क थे, मैं हमेशा उनकी प्रशंसा करता हूं। उनको चाहते थे लोग, अंबेडकर को, बाबा साहब को, कि इनको क्रिश्चियनिटी चाहती थी, क्रिश्चियन बना लो, इस्लामिक वर्ड चाहता था, इस्लाम में कर लो, मुस्लिम लीग चाहती थी अपनी ओर खींचो, अंग्रेज चाहते थे अपनी ओर खींचो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अगर हमारी व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में कहीं कोई कुरीतियां आई हैं, इसका समाधान हम तलाशेंगे कि क्या भारत के किसी दर्शन में समानता की बात नहीं कही गई है क्या? जब उन्होंने तलाशा तो उन्होंने कहा बुद्धम शरणम गच्छ। उन्होंने बुद्ध को देखा कि बुद्ध के दर्शन में है ये, तो उन्होंने वकालत की उसकी, उपनिषदों में है ये। अंबेडकर की पुस्तकें पढ़ी है मैंने, 27 पुस्तकें उनकी पढ़ी। बार बार वो भारतीय संस्कृति के उस महनीय मूल्यों की बात करते हैं और कहते हैं काश अगर ये समाज उन मूल्यों के अनुरूप जिया होता तो इस तरह की विकृतियां नहीं आती और किसी बाहरी व्यक्ति को हस्तक्षेप करके हमारे ऊपर शासन करने का साहस ही नहीं। लेकिन हम बट गए, और वो बटने को किसी ने एकात्म करने का प्रयास नहीं किया। महर्षि दयानंद ने किया, अरविंदो ने किया, गांधी ने किया। गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन को एक जन स्वरूप दिया, अभिजात्य और शहरों की गुफा से निकाल करके उन्होंने आम आदमी के बीच खड़ा किया। चाहे वो चंपारण हो, चाहे वो बारदोली हो, चाहे नमक आंदोलन हो, जोड़ा हो, आम आदमी को जोड़ा। भगवान राम ने जब उन्हें संघर्ष करना हुआ तो चाहते तो राजा जनक के अन्य शिष्य राजाओं से सहायता ले सकते थे रावण के विनाश के लिए, लेकिन उन्होंने माना कि नहीं, ये आदिवासी वनवासी ये जो हैं, इनके ही माध्यम से हम एक नया स्वरूप खड़ा करके इस आसुरी शक्तियों का विनाश करेंगे, क्योंकि ये हैव-नॉट्स हैं, इनके पास खोने का कुछ नहीं है। ये किसी आसुरी शक्ति का विरोध बहुत ही प्रबलता से कर सकते हैं। जिनके नाभ ही नाल बद्ध होते हैं स्वार्थों में, वो कभी आसुरी शक्तियों के खिलाफ खड़े नहीं होते। आज भी आप देख रहे हैं पूज्य स्वामी जी जब योग आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, पुनर्स्थापना की बात कर रहे हैं, तो फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो आसुरी शक्ति के रूप में खड़ी हैं, उनसे संघर्ष करने के लिए आम आदमी ही साथ आएगा। आप देखिएगा, इसमें कोई स्वार्थ नाभिनाल बद्ध वाले लोग नहीं आएंगे। जब आप ऑर्गेनिक मूवमेंट की बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर ही, मैं भारतीय शिक्षा बोर्ड में प्रावधान ला रहा हूं, क्योंकि समय कम है, इसलिए इसी एग्रीकल्चर पर मैं फोकस करके 5-7 मिनट में खत्म करूंगा कि एग्रीकल्चर को भी हम भारतीय शिक्षा बोर्ड में किस रूप में ला रहे हैं। हम उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन के कालीबंगन उदाहरण है राजस्थान का, कि जहां पर कृषि में मल्टीपल क्रॉपिंग के प्रमाण मिले, सरसों और चना साथ साथ बोना, और एक को नॉर्थ साउथ और एक को ईस्ट वेस्ट में लकीरें बना करके सीता जो हल्का जो स्वरूप बना के उसमें डालना, ताकि सूरज की जो रोशनी पूरब से उदय के बाद जब दक्षिण की ओर बढ़ती है तो छाया एक फसल की दूसरी फसल को न दबा दे। इस वैज्ञानिक पूरी अवधारणा के साथ उन्होंने कालीबंगन में प्रमाण मिले। वेदों में तमाम प्रमाण है, हमारे अन्य तमाम ग्रंथों में प्रमाण है कृषि के, और आज भी पूरी दुनिया को अगर कोई सेक्टर सबसे अधिक इंगेज कर सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट दूर कर सकता है, तो संभावना एग्रीकल्चर सेक्टर में ही है। लेकिन भारत को क्या करना होगा? हमें
बहुत ही क्रॉप सिलेक्शन, क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप, जहां जो जलवायु है उसके अनुरूप फसलें, और मोनोपोली ऑफ क्रॉप, कमर्शलाइजेशन के चक्कर में जो हमने मोनोपोली कर दिया है क्रॉप की, गेहूं ही होगा, चावल ही होगा, गन्ना ही होगा, उससे परे हटना होगा। और पर कैपिटा प्रोडक्टिविटी पर यूनिट ऑफ लैंड जो प्रोडक्टिविटी अभी तक हम गिनते थे ना कि जमीन 1 हेक्टेयर है जितना उत्पादन हो गया, तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो पर यूनिट ऑफ लैंड जो प्रोडक्टिविटी है उसकी बजाय हमें अब पर यूनिट ऑफ वाटर प्रोडक्टिविटी को भी ध्यान में रखना होगा कि एक बूंद जल, कौन जल ज्यादा खींच रहा है धरती से, फसल, और उसमें भी कौन हमारा हितैषी फसल है, तो हमारे शरीर को जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देने में कौन महत्वपूर्ण है। मुझे मालूम है कि वाराणसी में हम लोग थे तो थोड़ा बहुत मक्का बजड़ी कम होती थी हमारे यहाँ, फसल में गेहूं चावल ज्यादा फर्टाइल का करना होता था, लेकिन जब कभी उसको पिछड़ा खाना मानते थे, और आज पूरी दुनिया का सबसे अगड़ा खाना है मिलेट्स, और मिलेट्स को पानी की भी कम जरूरत है, ग्राउंड वाटर, इरिगेशन की फ्रीक्वेंट जरूरत नहीं है उसको, फर्टिलाइजर की बहुत जरूरत नहीं है, केमिकल, और हमारे हेल्थ के लिए भी ठीक है, तो हमारे पूरे बजट को ठीक कर सकता है, हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। भले ही प्रोडक्शन थोड़ा कम है, लेकिन टोटलिटी में देखेंगे ओवरऑल पूरे लाइफ साइकिल को अपने, तो वो आपको ज्यादा इकोनॉमिक मिलेगा। पहले के लोग ऐसे थे, फल खाते थे एक समय, आम के सीजन में तो मैंने गांव में देखा कि एक समय खाना बनता था, एक बजाय पूरी बाल्टी में आम भरते थे और चूसते थे, तो अब उसकी वजह से बाघ भी लगते थे, पर्यावरण भी ठीक रहता था, और ग्राउंड वाटर भी कम होता था, और न्यूट्रिएंट्स भी मिलते थे। लेकिन हमने अपनी थाली की नकल भी कर लिया विदेशों से। तो ये पोषण, जलवायु अनुरूप उत्पादन, जल संसाधनों की सुरक्षा, और एग्रो बेस्ड स्मॉल इंडस्ट्रीज कोऑपरेटिव मॉडल में खोलकर गुणवत्तापरक प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट, ये हमारे एम्प्लॉयमेंट को भी ओवरऑल इंगेज कर सकता है और प्रोडक्टिव बना सकता है। इसके लिए एक एक विषय पर अलग अलग लंबी चर्चाएं हो सकती हैं, और मैं उस पर करता हूं चर्चा। कभी अन्य समय में आऊंगा तो आपसे मैं एक एक पहलू पर भी मैं घंटों बता सकता हूं कि किस तरह के शोध कृषि के क्षेत्र में भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में इस दिशा में हो रहे हैं, वरना मानवता नष्ट हो जाए। पूरा यूरोप को क्या चाहिए? खाद्यान्न। आप यूरोपियन कंट्रीज को देखिए, सॉफ्टवेयर साइंस क्या भोजन देगा क्या? वो सारे के सारे डिपेंड करते हैं एशियन कंट्रीज पर और अमेरिका पर, यूएस पर। तो हमें अपने स्वरूप को बदलना है, और स्मॉल फार्मर्स, पवन जी, स्मॉल फार्मर्स उतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, कोई रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए हमें कोऑपरेटिव मॉडल में होना होगा, कॉर्पोरेट मॉडल नहीं। ये जो कॉर्पोरेट फार्मिंग है वो तो बहुत ही खतरनाक है, लेकिन अगर किसान स्वयं कोऑपरेटिव फार्मिंग करे, जैसे महिलाओं के लिए एक योजना है गवर्नमेंट की, NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, मैं उसका हेड किया हूं, मैं यूपी को उस परियोजना का कमिश्नर रहते हुए। तो मैंने देखा कि महिलाओं के समूह को प्रशिक्षित करके उनकी कोऑपरेटिव बना करके जब कुछ जगहों पर हमने प्रयोग किया, बुंदेलखंड में, जालौन और झांसी में, तो उसके बड़े ही उत्साहजनक परिणाम है। एक 10,000 महिलाओं की एक हमने 5 जिलों के बुंदेलखंड की एक ग्रुप बनाया डेयरी का, और वो डेयरी का प्रोजेक्ट अब ठीक चल रहा है। 8 साल पहले बनाया था, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो हमें कोऑपरेटिव मॉडल, क्लाइमेट फार्मिंग और न्यूट्रिएंट बेस्ड मिनिमम वाटर कंजम्पशन वाली प्रजातियों और फसलों की ओर मुड़ना होगा, तभी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ेंगे और तभी अपने ऑर्गेनिज्म हेल्दी रख पाएंगे। तो हम प्रारंभ से ही बच्चों के अवचेतन में इस तरह की धारणा प्रारंभ में अपनी पाठ्य पुस्तकों और पठन पद्धति के माध्यम से भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी को विस्तार से जानना हो तो हमारी एक वेबसाइट है कि कैसे कोई विद्यालय जुड़ सकता है। हमारी किताबें भी अब 6ठी तक की बन गई हैं, मार्केट में आ गई हैं,
सिलेबस भी आ गया है, विद्यालय जोड़ने भी लगे हैं, लोगों ने अप्लाई करना शुरू किया है। तो उसमें आप bsb.org.in, स्मॉल होता ही है, bsb.org.in, इस पर आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको विस्तार से मिलेगा कि कितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कितने तरह कमरे चाहिए, किस तरह की सिलेबस है, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, आपको डिटेल उसमें मिल जाएगा। तो ये भारतीय शिक्षा बोर्ड के विषय में कुछ सामान्य जानकारी आपको दिया। क्योंकि समय इसकी अनुमति अब विस्तार करने को नहीं कह रहा है, इसलिए मैं अपनी वाणी को यही विराम देते हुए और आप सभी में एक जो पुरुषार्थ और एक मूल्यों के प्रति, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो किसान आएगा वो जरूर कहीं न कहीं वैल्यू बेस्ड होगा, उसके प्रति जो आपकी दिव्यता है और भारतीयता के प्रति जो आपका प्रगाढ़ प्रेम है, उसको भी प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम। धन्यवाद, बहुत बहुत, और हम आपका आभारी हैं कि आपने बहुत ही सरल शब्दों में सारी अवधारणा को बताया। और ये जो स्वैच्छिक योगा हर यात्रा हमारी 3 वर्ष की है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपका समय लूँगा। अगर और आपको कुछ भी है, खेल यहीं पर ही एक सिंपल से कार्ड्स हैं, आपको अलग से दिखाऊंगा, क्योंकि हमारी यात्रा का बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है। तो इस यात्रा में हम अपने जो 3 साल की यात्रा रही है, रोज नए योग शिक्षक, नए मुख्य वक्ता आकर के कृषि को एक व्यापक रूप में लेने का एक धीरे धीरे यात्रा शुरुआत की, और ये रास्ते बढ़ते गए। तो कृषि को एक व्यापक रूप में लिया गया है। उसमें हमने एंशिएंट कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री में 10-15 दिन इसमें और अलग अलग वक्ता हुए, और देश के अलग अलग कोनों के ये वक्ता आकर के उन्होंने किया। जैविक और प्राकृतिक खेती के तो अनेकों किसानों के अनुभव उनके द्वारा सुनाए गए, और कई बार तो उन्होंने वीडियो दिखा करके, उसकी कक्षा में वीडियो दिखा करके जो गतिविधियां की है उसको साक्षात रूप से, और ये सब ऑनलाइन प्रोग्राम करता है। ये हमारा सेकंड फिजिकल ऑफलाइन प्रोग्राम है। पिछले 1095 डेज में से केवल 2 बार ही केवल ये ऑफलाइन रहा है। तो इसमें हमने कृषि को, पशुपालन को, पानी को, मिट्टी को, जीवों को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, कल्चर को, म्यूजिक को, हिस्ट्री को, कई जितने भी, मुझे नहीं लगता है किसी भी आयाम को हमारे द्वारा छोड़ा गया। महिलाओं की जो इसमें योगदान है उसके ऊपर, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ऊपर बातचीत हुई, एफपीओ के ऊपर बातचीत हुई, एनआरएलएम के ऊपर भी बातचीत हुई है, और जितने भी विषय हो सकते हैं, क्योंकि कृषि से ज्यादा व्यापकता किसी भी विषय पर नहीं है। तो हमने इन चीजों को और इसको सरलीकृत करते हुए उनको खेलों के माध्यम से, वो भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि खेल हमारे कई विदेशों तक भी जा चुके हैं, उसका कॉपीराइट भी हमने ले लिया है संस्थान की तरफ से। और इस तरह से ये जो इनका जो अंतर संबंध है, जो आप कह रहे हैं कि मिट्टी और पानी का जो अंतर संबंध है, वही आपको न्यूट्रिएंट डेंस फूड उपलब्ध करा सकता है, न्यूट्रिशन उपलब्ध करा सकता है। तो इस विषय पर भी जो वो प्रयास जारी है। और ये जो जागरूकता का जो कार्यक्रम है इस योगाहार के माध्यम से, कि हम जागरूक कर पा रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो अपने स्तर से, बिना किसी की मदद लिए हुए या किसी को करते हुए, हम अपने स्तर से क्या करेंगे, इस पर ज्यादा फोकस है कि एक्शन क्या लेना है। हम 15 दिन में एक रिव्यू भी करते हैं कि भाई हमने 15 दिन में 15 लोगों ने आकर के बताया, उससे हमने क्या सीखा और हमने किस चीज को क्रियान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। जाहिर है सब लोग सब कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतनी व्यापकता हो जाती है जब हम लर्निंग की बात करते हैं। तो इस व्यापकता को हमने समझा है, और इसमें पिछले 2 दिन से जो हमारी अब कार्यशाला चली है, कल आचार्य जी के भी उद्बोधन के पश्चात शायद हमारे जो साथी हैं वो और ज्यादा प्रेरित होंगे, और साथ ही कुछ नए साथी भी ऐसा लगता है कि इसके साथ जुड़ेंगे। एफपीओ के ऊपर हम काम कर रहे हैं, करीब बुंदेलखंड में ही, आपने बुंदेलखंड की बात की, हमारा जो जैविक खेती और तुलसी की खेती का जो कार्य है, इस साल उसका टर्नओवर करीब 15 करोड़ के आसपास पहुंचने वाला है, और ये स्वैच्छिक रूप से करेगा। इस तरह के अलग अलग मॉडल्स किसानों ने अपने बनाए हैं, क्योंकि हमारा ध्यान ही सब्सिडी के अलावा, उसके अन्य चीजों के अलावा, जो चीज किसान स्वयं कर सकता है उसको करने को प्रेरित करने के लिए रहा। तो ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हमारे किसानों के हैं, और अगर अभी कभी समय मिलेगा तो कभी इसको भी हमारे किसान इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। हमारे कुछ किसानों ने तो
हमारे जो वेबिनार हुए, इंटरनेशनल वेबिनार हुए, उसमें भी अपने अनुभव को बड़े संक्षेप में प्रस्तुत करने का भी उनको अवसर मिला और ऐसा करने में विदेशों तक भी हम अपनी बात को कह पाए। मिट्टी के स्वास्थ्य का जो सांसड़ी का खेल है वो अब 32 भाषाओं में हो गया है और वॉलंटरली बेस्ड, हमने कोई गूगल ट्रांसलेट नहीं कराया, जिसकी आवश्यकता थी उसी से किया इसको। और कंबोडिया राज्य का कृषि विभाग उसको ने कहा कि हमारा लोगो भी लगा दो इसमें, क्योंकि हमारे लिए बड़े व्यापकता है इसमें, और खमेर भाषा में उसका ट्रांसलेशन हो करके उसको कर दिया है। अन्य जगह एफपीओ बांग्लादेश ने उसको अपने एफपीओ ग्रुप्स के साथ उसको किया, और भारत सरकार भी आने वाला जो मिशन है नेचुरल फार्मिंग का उसको लेने के लिए बिल्कुल तत्पर है। ये करीब 8-9 प्रांतों हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली एनसीआर, इतने हमारे साथी आए हैं। और ये अभी एक ट्रेलर ही है, ये करीब 10% के लोग आ पाए हैं, क्योंकि कार्यक्रम को करीब 20 दिन पहले और 25-30 जून तक रिजर्वेशन नहीं मिलने की वजह से वो लास्ट मोमेंट ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग के उसमें कर रहे हैं। नहीं, उसमें सर एक और चीज बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो इसमें 2 आयामों से इसको देखा गया। एक तो जो खेती कर रहा है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण आयाम है कि उपभोक्ता कौन है। तो सारे किसान उपभोक्ता भी हैं, और सबको हमारे पटेल साहब हमारे हैं, इन्होंने अपने बच्चे की शादी अभी कराई, जैविक शादी कराई, 4,500 लोगों को भारतीय संस्कृति, परंपरा और जैविक भोजन परोसा। सारों का तो समान था नहीं, कई सारे किसानों ने एक दूसरे से सहयोग करके, कितने किसानों का आपने सहयोग किया, 100 किलोमीटर दूर से भी आके राशन आया। इनका बहुत सुंदर कार्यक्रम जमीन में भोजन भारतीय परंपरा के आधार पर। तो ऐसे गुजरात में जो बहुत बड़े बड़े योग के शिविर लग रहे हैं, वहां पर 3-3, 5-5 दिन के शिविरों में भी पूर्णतः ऑर्गेनिक ही फूड और प्रातराश देने का, बड़ोदरा में, अहमदाबाद में, राजकोट में, मैं भी शिक्षा बोर्ड के संदर्भ में गया था, मंडल स्तर पर जा रहा हूँ, तो मैंने देखा कि बहुत ही ये संस्कृति विकसित हो रही है तेजी के साथ। और इसमें हमारे आज 2 दिन से स्वामी परमार देव जी ने भी हमारी योग और इसकी कक्षा बता रहे थे, उन्होंने भी इच्छा जाहिर की जब वो योग के ऊपर बातचीत करेंगे तो आहार के ऊपर भी करेंगे बातचीत। तो उस जगह के किसान और जो ऐसे जागरूक लोग हैं, कोई 2 मिनट का अगर समय देता है तो सब जगह देना। तो इस तरह के प्रयास जारी हैं कि जहाँ जहाँ पर हम लोग इस तरह से काम करें, लोगों को स्वेच्छा से जोड़े ही ज्यादा बेहतर है, उसको किसी कार्यक्रम के साथ जोड़े, सब्सिडी के साथ। सिस्टम प्रॉब्लम है। यूपी गवर्नमेंट में था, तो मैंने यूपी से कितने लोग हैं इसमें कई एफपीओ वाले भी हमारे सदस्य हैं। इसमें गन्ने वाले कितने लोग हैं? गन्ने वाले, अच्छा। तो गन्ने में हमने इन लोगों के साथ एक बार प्रयोग किया था कि जितने भी प्रोग्रेसिव फार्मर थे उन्हीं को हमने, पहले तो ये आते थे विज्ञान केंद्र वाले भाषण देने, हमने व्यवस्था किया है कि ये जो एक्चुअली जो ट्रांसलेट कर रहे हैं लैब टू लैंड, इनको ही आप वक्ता बनाइए और इनको ही मानदेय दीजिए सरकार का, इनको बनाइए शिक्षक। तो लगभग हमने 2,500 ऐसे किसानों को चिन्हित करके उनको मैंने एक बना दिया था कि ये हमारे स्टार प्रमोटर है। ये सर इसको कह रहे हैं हम चैंपियन फार्मर्स। वो हमारे जो हमने शुरुआत की थी पतंजलि ने लगभग 5 वर्ष पहले ट्रेनर फार्मर्स के कॉन्सेप्ट से शुरुआत की, वही चैंपियन फार्मर्स हैं, उसी से डिस्ट्रीब्यूशन है और इफेक्टिव लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इन सब चीजों को करते हुए लगभग हमने 1000 लोगों की पूरे भारतवर्ष के 18 राज्यों में, और उसमें से कुछ लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी उनकी सफलता रही। उसमें से कुछ लोग यहाँ पर भी आए हैं और उन्होंने। अरे वाराणसी से भी कोई किसान है क्या? वाराणसी का? वाराणसी से आए नहीं है, गाजीपुर से आता है, बनारस का कोई नहीं है। वाराणसी से हमारे एक किसान है, उन्होंने मॉडल बनाया 100 गज जमीन या 100 स्क्वायर फुट जमीन को उपभोक्ता को दे दिया। उससे कहा आप मुझे हर महीने इतना पैसा दो, मैं आपको सब्जी, आपके चॉइस की सब्जी आपके सामने लगा करके आपको जो भी रिक्वायरमेंट उसकी पूर्ति करो। नाम उनका अनिल कुमार सिंह। अच्छा, मैं समझ गया, तो मेरे पड़ोस गांव का ही है। काफी वेल नोन कर रहे हैं। हाँ समझ गया, पड़ोस गांव के हमारे हैं, बल्कि उन्होंने हाँ जो बीच पर
प्रकाश सिंह रघुवंशी जी वो जौनपुर के, बॉर्डर पर है, वो जौनपुर के थे। जौनपुर सीपुर का बहुत जबरदस्त नाम है। मूलतः जौनपुर के हैं, वहाँ के। कुछ कहना चाह रहे? सर, हमारे योगाहार क्लास में कई बार चर्चा हुई कि ये भारतीय शिक्षा बोर्ड जो बना बहुत अच्छी चीज बनी, इसके कुछ पहलू तो आपने बोले, लेकिन इसका विस्तारीकरण अगर देश में करना है तो नए स्कूल यदि जोड़ना है या अपनी ब्रांचेस वहाँ पे खोलनी है तो इसकी मतलब प्रोसेस क्या होंगी, इस पर इसमें हमने पहली बात तो जो लोग हमारे 8वीं तक कक्षा के स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल, बोर्ड कोई हो, मैं उनको अपने से पहले एसोसिएट कर रहा हूँ। एसोसिएशन ऑफ सिलेबस जिसको कहते हैं, सीबीएसई भी कहती है इसको। उसको हम उनको जोड़ करके पहले हम चाहते हैं कि हमारी नर्सरी से लेकर के 8वीं की किताब बच्चों को पढ़ाना शुरू करें, क्योंकि इसमें हमने हर चैप्टर में, हर पाठ में मूल्यबोध भारत का, भारत की प्राचीन कहानियां आधुनिक परिवेश में कैसे लाइफ स्किल दे सकते हैं, उसके संदर्भ में काफी विस्तार से और आधुनिक भी है। इसको अभी काफी विद्यालयों ने शुरू किया है और उसी पर चर्चा करने के लिए हम हर प्रांतों में जा रहे हैं शिक्षाविदों के साथ। तो पहला चरण तो यह है कि पहले हम जड़ से उनको शुरू करें अपने साथ जोड़ना, और फिर इसके बाद क्योंकि बोर्ड कोई भी जो होता है वो परीक्षा 10th और 12th के लेता है, माध्यमिक बोर्ड, उसके नीचे आरटी एक्ट के तहत, राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत स्टेट गवर्नमेंट ही 8वीं तक के विद्यालयों की मान्यता देती है। जो उनके सरकारी स्कूल हैं उसमें तो अपनी पुस्तकें, सिलेबस ही वो थोपते हैं सरकार, लेकिन जो प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस स्कूल्स हैं वो हम पहले टारगेट उन्हीं को कर रहे हैं कि उनके माध्यम से हम अपने को प्रवेश करेंगे, और फिर प्रदेश की, सारे प्रदेशों की राजधानी में एक एक आचार्य कुलम खोलने का प्रावधान है, स्ट्रैटेजी, और इसके बाद मंडल स्तर पर पढ़ेंगे। और इस बीच में हमारी धारणा से जुड़े हुए जितने भी विद्यालय नए या पुराने शिफ्ट भी करना चाहें, हमारे बोर्ड के साथ जुड़ना चाहें, दूसरे बोर्ड से शिफ्ट होना चाहें, उसके लिए भी हमारे में प्रोविजन है। और ऐसे भी 3 विद्यालय हमारे में शिफ्ट भी हुए हैं सीबीएसई, एक देहरादून का, एक उत्तरकाशी का, और एक गुजरात का अप्लाई किया है, जो हमें शिफ्ट होना चाहते हैं सीबीएसई से भारतीय शिक्षा बोर्ड। बहुत सारे स्टेट बोर्ड हैं, सेल्फ फाइनेंस स्कूल, उसको हमारे बोर्ड के साथ जोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्तें ये हैं कि हम टीचर्स को बिना ट्रेनिंग दिए आप हमारी पुस्तकें सही ढंग से ट्रांजैक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारी पुस्तकों में जो अभ्यास हैं, जो प्रोजेक्ट हैं, ग्रुप डिस्कशंस हैं, वो हमने इसी रूप में लिया है कि वो मॉडर्न स्किल और एंशिएंट विजडम, भारतीय प्रज्ञा और आधुनिक वैश्विक कौशल, दोनों का समागम हो। उसके लिए अभ्यासों को बहुत ही ऐसे ढंग से बनाया गया है कि ट्रेनिंग, अभी उन्हें ट्रेनिंग भी की थी अभी 1 हफ्ते के लिए, पहली ट्रेनिंग शुरू कर दिया हमने उसकी, और ऑनलाइन भी कर रहे हैं, तो फिजिकली किया था 8 दिन, तो करीब आए थे 20 विद्यालयों के लोग। तो एक जब कोई नया अभियान शुरू होता है तो उसकी शुरुआत ठोस और धीरे से होनी चाहिए, क्योंकि अचानक बहुत बड़ा विस्तार भी कर देते हैं तो कभी कभी उद्देश्य टूट जाता है। इसलिए हम लोगों ने कोशिश कर रहे हैं कि 2-3 सालों में हमारे हर प्रदेश की राजधानी में एक विद्यालय मॉडल के रूप में हो जाए, और बाकी जो प्राइवेट के लोग जो हमारी धारणा से जुड़े हैं, भारतीयता के अनुरूप जुड़ने वाले बहुत सारे संचालक और प्रिंसिपल्स हैं, वो धीरे धीरे जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो। धन्यवाद। तो सेशन समाप्त हो गया सर, थैंक यू सो मच।